नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे बाजार की चाल के साथ, जहां पर हमने देखा कि बाजार पिछले 5 दिनों की गिरावट पर आज उस पर ब्रेक लगा है और बाजार में आज हमने खरीदारी लौटते हुए देखी है। ऑटो, तेल और गैस, फार्मा शेयरों में आज हमने खरीदारी देखी। एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में तेजी देखी गई है। बाजार में आज हुए एक्शन का पूरा अपडेट सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज एक गैप अप के साथ मार्केट्स ओपन हुए, लेकिन वो जो गैप अप यानी जो तेजी थी पॉइंट्स के लिहाज से वो इतनी सस्टेन नहीं हो पाई। बैंक निफ्टी तो अपनी मोमेंटम को लूज भी करता था, हरे निशान में हालांकि आखिरी में जाते हुए क्लोज हुआ। 200 पॉइंट्स की आप मूव देख रहे हैं निफ्टी पर। तो कल जो एक डीप गैप डाउन हमें मिला क्लोजिंग के वक्त पर, उसको कहीं ना कहीं फिल किया बाजार ने। और आज कौन से सेक्टर्स और क्लियरली जहां एक्शन, जिन पॉकेट्स में क्लियर एक्शन दिखा और उसमें सिर्फ स्टॉक्स का नंबर ही ऐड होता गया, उनमें से एक स्पेस रहेगा सीमेंट स्पेस, जो लगातार हम देख रहे हैं एक सर्ज पर। अगर आप पहले 5 ये 7 काउंटर्स देख लें एफएनओ के, निफ्टी के, तो उसमें आपको सीमेंट स्पेस दिखेगा ही देखा। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ये सारे वो काउंटर्स थे जो क्लियरली आज आपको लॉन्ग साइड पर दिखाई दिए एफएनओ स्पेस में। निफ्टी के भी आप जो अगर मूवर्स की बात करें तो उसमें श्री सीमेंट जैसे काउंटर तेज थे। दूसरा सेक्टर जो आज परफॉर्म कर रहा था वो था पूरा ऑटो पैक में एक रीबाउंड्स थी। आप आयशा मोटर की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, एमएनएम की बात करें, उन सब में एक रीबाउंड देखने को मिला। तो ये दो तीन स्पेसेस क्लियरली थे। उसके अलावा रिफाइनिंग स्पेस, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम्स लगातार इस क्वार्टर में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वहां इंप्रूवमेंट देखने को मिली, और उसके चलते रिफाइनिंग काउंटर्स जो है एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस भी कुछ हद तक इस वजह से भी आपको तेजी दिखाई दे रही है। उसमें इनमें एक साइड मूव दिखा था। और जो आज बाजार को सहारा देने वाले ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस है, क्लियरली वेटेज के लिहाज से हैवी इंडेक्स लाइक रिलायंस ने बाजार को आज भी सपोर्ट दिया। कल भी बाजार 4.5% तक रिलायंस ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश की। यानी आप सोचिए कि रिलायंस भी कल ना होता तो कितना बड़ा और डीप फॉल था, लेकिन आज रिलायंस में तेजी देखने को मिली। बैंक्स ने आज किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं, ना ही आपको ड्रैगर्स दिखे और ना ही आपको लीडरशिप आती हुई दिखाई दी। तो कुछ पॉकेट्स जो क्लियरली आज जिनमें एक अच्छा भरपूर एक्शन देखने को मिला, उसमें रिटेल स्पेस, ओपन अप का स्पेस, जैसे कि पीवीआर हुए, रिटेल काउंटर्स, शॉपर स्टॉप जैसे काउंटर्स। ट्रेंड शुरुआती कारोबार में अच्छा कर रहा था, आदित्य बिरला उसमें एक अच्छी सुबह में तेजी थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि शॉपर स्टॉप में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। ऑटो और ऑटो से जुड़ा हुआ ऑटो एंसिलरी स्पेस, यानी टायर स्टॉक्स हो, क्योंकि क्रूड का एक इम्पैक्ट हुआ, क्रूड में सॉफ्टनेस होती है, तो टायर स्टॉक्स हो, पेन स्टॉक्स हो, इनमें अच्छी मूव होती है। तो सिर्फ ऑटो नहीं चले, ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी भी चले। उसी तरह से हमने देखा कि होम इंप्रूवमेंट के स्टॉक्स, यानी अगर पेन स्टॉक्स चले, सीमेंट स्टॉक्स चले, तो साथ ही उसके अलावा एस्ट्रल, पाइप्स, केबल्स, ये स्टॉक्स पे भी आपको तेजी देखने को मिली। 17,150 एक बड़ा सपोर्ट बताया जा रहा है बाजार निफ्टी के लिए, और इसके पास ही मार्केट्स यहाँ क्लोज होती है, जो एक बुलिश सिग्नल भी देती है। और जाते आते तो हमने बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स कवर होते हुए देखे बिफोर दी एक्सपायरी। आगे बढ़ते हैं। एलआईसी के आईपीओ को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। 18 नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विनिवेश विभाग ने सभी ग्राउंड वर्क पूरे कर लिए हैं और अब इशू लाने के लिए बाजार में स्थिरता का इंतजार हो रहा है। मेघना मित्तल हमारे सहयोगी पूरे मामले को समझा रही हैं। जी बिल्कुल, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है इसके बिगेस्ट आईपीओ के लिए, जो कि एलआईसी है। तो हमारे सूत्र अब ये बता रहे हैं कि एलआईसी का पूरा ग्राउंड वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है और दीपम किसी भी वक्त ये एलआईसी रोल आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि एनएससी बीएससी में बहुत ही भारी गिरावट आई। आज जहाँ तक कि मार्केट्स थोड़ा सा इम्प्रूव हुए हैं, पर अभी भी सिचुएशन मार्केट्स की बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। दीपम इस समय अपने बिगेस्ट आईपीओ को लेकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही है, इसलिए वो थोड़ा सा वेट कर रही है कि जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज हो वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर एलआईसी आईपीओ लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कम से कम 5.6% स्टेक एलआईसी में गवर्नमेंट सेल करेगी, जो कि बढ़कर 7.5% मैक्सिमम तक जा सकता है। सूत्र ने इनफैक्ट ये भी कहा कि ये सिचुएशन वैसी हो रही है कि एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई वाली, क्योंकि
क्योंकि हम जानते हैं कि DRHP जो फाइल हुआ था उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट जो है LIC IPO का May 12 है, जिससे पहले दीपम को LIC IPO रोल आउट करना है, जो बहुत दिन नहीं बचे हैं जिसके लिए। तो जैसे ही मार्केट्स थोड़ा सा स्टेबलाइज होंगे, दीपम बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है। FIIs का व्यू भी मर्चेंट बैंकर्स के द्वारा लिया जा चुका है इस LIC IPO पर, तो जो पूरा ग्राउंड वर्क है वो बिल्कुल तैयार है। अब केवल डिटेल्स जो LIC IPO के हैं उसके लिए प्रतीक्षा जारी है। चलिए रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के मौके पर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा है कि उनका ग्रुप बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। Committing to bring to Bengal is the best of the Adani Group, our expertise in infrastructure, our speed of execution, our experience, and our focus on building bigger and better. What I am committing to bring is the technology and scale that will help recalibrate infrastructure in Bengal. What I am committing to bring is the promise that I will live up to the expectation of the people of Bengal. उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार को लेकर प्रभुदास लीलाधर के वरुण साबू का नजरिया पॉजिटिव है। उनका मानना है कि FIIs की इंडेक्स में कम हिस्सेदारी है और बाजार में फिलहाल तेज बिकवाली के आसार नहीं हैं। अगर अपने मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत क्लैरिटी है। ये FII की सेलिंग जारी है जो कंटिन्यूस चल रही है। ये दिस हैज बीन ये लास्ट अपने 2 साल से देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली चल रहा है। अगर आप नंबर्स पर से देखें तो FIIs ने करीब 2.5 लाख करोड़ बेचा है इन द लास्ट 1 year and 7-8 months or so। अभी अगर अपने को ये देखना है कि लास्ट 10 दिन में क्या हुआ, लास्ट 10 दिन में बहुत भारी सेलिंग हुई। सो ये FII डोमिनेटेड जो नाम है उन्हीं में सेलिंग चल रही है, अगर चल भी रही है तो। बाकी अगर आप जो कह रहे थे ब्रॉडर मार्केट्स आर लुकिंग वेरी हेल्दी, मुझे भी काफी हेल्दी लग रहा है इफ वन हैज टू सी विद दैट पर्सपेक्टिव। अब ये ऐसा क्यों है, इसके 2 कारण है। एक, जितने नेगेटिव्स हैं दे आर ऑल आउट, सब बाहर हैं। आप यूक्रेन रशिया में और कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं आ सकता। फर्दर टू दिस आपके US में ऑलरेडी 75 बिप की रेट है की बात चालू हुई है। सो ऐसा नहीं है कि इधर से कुछ बहुत ज्यादा उसमें भी नेगेटिव आ सकता है। इंडिया का इन्फ्लेशन 6.95% आया था, जिसको भी आज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने देखा एक आर्टिकल था जिसमें वो कह रहे थे कि अभी भी काफी कंफर्टेबल लेवल्स पे है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा शूट अप करते हुए नहीं दिखता है। एंड फोर्थ, कमोडिटी कॉस्ट भी अगर आप देखें तो सारे हाई पे ही है, क्रूड भी हाई पे ही है एंड वहां से मॉडरेट ही हो रहा है। सो जैसे जैसे हम एक भी पैरामीटर को इंप्रूव करते हुए देखेंगे यहाँ से, उतना ही मार्केट में तेजी आती रहेगी एंड उतने ही स्टॉक्स अच्छे होते रहेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा है मार्केट में। ACC के अच्छे नतीजों के बाद ज्यादातर सीमेंट शेयरों में तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, हमारी सहयोगी मानसी दवे पूरी समझाइश आपको दे रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सीमेंट स्पेस के लिए लगातार खबरें तो आती दिखी हैं। ताज़ा खबर या फिर कह सकती हैं कि ताज़ा बूस्टर जो सीमेंट स्पेस के लिए आया है वो है ACC के नतीजे। नंबर्स आने के बाद ACC के स्टॉक प्राइस में तो तेज़ी हमने देखी, लेकिन साथ ही सीमेंट स्पेस से जुड़े तमाम सेक्टर स्टॉक्स को एक बूस्ट मिलता हुआ दिखा। और आज हमने देखा कि सीमेंट से जुड़ी कई सारी दिग्गज कंपनियाँ जैसे ACC, अल्ट्राटेक, JK लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज। तो क्लियरली सेंटिमेंट जो है एक सीमेंट दिग्गज कंपनी के नतीजे अच्छे आने का पूरे स्पेस पर देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर हम देखें सीमेंट यूनिवर्स के रेवेन्यूज़ की अगर बात करें, इस तिमाही रेवेन्यूज़ में करीब 6% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। तिमाही आधार पर तो इसके रेवेन्यूज़ जो हैं पूरे स्पेस के 17% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है, तो एक पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। मांग लगातार बढ़ती हुई हमने देखी है और साथ ही हेल्दी सीमेंट प्राइसेस भी है, प्राइस में भी लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड है जो कि सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होता हुआ दिख रहा है। कांस्टेंट प्राइस हाइक के ट्रेंड की अगर बात करें, अब अप्रैल के महीने में हमने प्राइस हाइक एक बार देख भी लिए हैं और आगे भी अप्रैल के ही महीने में प्राइस हाइक के एंटिसिपेशन है जो कि सीमेंट के लिए पॉजिटिव साबित होते हुए दिख सकते हो। ऑल इंडिया सीमेंट प्राइसेस जो हैं 20 रुपये से 50 रुपये प्रति बोरी, यानी कि 6% तक का इंक्रीज एक ही एक महीने में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कॉस्ट प्रेशर जो है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक प्राइस हाइक को मदद करेंगे। तो एक तरह से ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर है, लेकिन प्राइस हाइक्स है जो कि इसे कॉम्पनसेट कर देंगे।
लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखिए यहाँ से लेकर 2 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मानसून के आने से पहले पिकअप होती हुई दिखेगी और इसी के चलते सीमेंट की मांग जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सीमेंट स्पेस को और साथ ही एसीसी के नतीजे आने के बाद सेंटिमेंट और भी ज़्यादा इनका दुरुस्त होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल की ओर रुख करते हैं। कच्चे तेल में किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है, क्या क्या ट्रिगर्स हैं, फिलहाल पूरा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, कच्चे तेल की चाल कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कह रही है, ट्रिगर्स क्या हैं, बताएं। देखिए, कल की तेज़ गिरावट के बाद आज यहाँ पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। 1% के आसपास की तेज़ी कच्चे तेल में दिख रही है। ब्रेंट $108 के आसपास आज घूम रहा है। खबर ये है, अब एपीआई के जो नए डेटा हैं यूएस से, उसमें क्रूड स्टॉक जहां बढ़ने का अनुमान था उसके विपरीत स्टॉक पिछले हफ्ते कम हुए हैं। तो ये एक ऐसी खबर है जो क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को कम कर दिया है, उससे ये भी लग रहा है कि ऊपरी स्तरों पर मांग कम रह सकती है। लेकिन सप्लाई की चिंता अभी भी बरकरार है। और जेपी मॉर्गन चेज की जो नई रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये अगर रसिया के क्रूड ऑयल पर अगर यूरोपियन यूनियन अगर बैन लगाता है तो मार्केट में अचानक से 40 लाख बैरल तक रोजाना सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी और ब्रेंट क्रूड $185 तक भी जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओपेक प्लस के जो मार्च महीने के जो डेटा आए थे, जो उत्पादन के नंबर्स आए थे, वो काफ़ी कम है। वो उनके जो तय करार है उससे भी कम उत्पादन हो रहा है। रूस का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो बाजार को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि जो दबाव वाले फैक्टर्स वो ये है, चीन से मांग कम हुई है लॉकडाउन की वजह से और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो ऊपर में दबाव बना रहा है। इस वजह से आज क्रूड का मार्केट पूरे असमंजस की स्थिति में है और $108 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव ट्रेड कर रहा है। विश्वमोहन, तो महंगे क्रूड के बाद अब कोयला संकट की बात करते हैं। कोयले की कमी से जूझ रहे प्राइवेट पावर प्लांट्स की मदद के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों की कोल माइन से निकले कोयले के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। और क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, कई पावर प्लांट्स के पास कोयले की कमी है और जिस तरीके से बिजली डिमांड में तेजी आ रही है उसको देखते हुए कुछ राज्यों में पावर संकट की स्थिति बनती हुई दिख रही है और उससे निपटने के लिए सरकार ने कई तरह के फैसले लिए हैं। जो नया फैसला लिया गया है वो दरअसल राज्य सरकारों के पास जो एलोकेटेड कोल है उसके इस्तेमाल से संबंधित जो नियम है, जो तौर तरीके हैं, उसमें बदलाव किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में जो जिसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें बड़ी कटौती की गई है। मौजूदा नियम ये है कि राज्य सरकारों के पास इस बात के अधिकार है कि जो उनके पास एलोकेटेड कोल है वो किसी प्राइवेट पावर प्लांट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बदले में उनसे बिजली ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा प्राइवेट पावर प्लांट्स को ये होगा कि अगर वो कोयले के संकट से जूझ रहे हैं तो उनको आसानी से कोयला उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में पावर परचेज एग्रीमेंट करना जरूरी है, साथ ही साथ इसके लिए बिड इनवाइट करना जरूरी है और उसके लिए समय सीमा में कटौती की गई। मसलन ये कि जो बिड सबमिशन की तारीख है, समय है, उसको 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। रेलवे को इसके बारे में जानकारी देनी होगी सफल बिडर के बारे में, ताकि वो जो भी सफल बिडर है उसके लिए रेक्स की उपलब्धता कर सके और कोयले की सप्लाई कर पाए। उसके लिए जो समय सीमा है उसको 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। पावर परचेज एग्रीमेंट उसमें उसके लिए अभी जो समय है वो 67 डेज का है, उसको घटाकर 37 डेज कर दिया गया है। मकसद ये है कि बिड सबमिशन से लेकर पावर परचेज एग्रीमेंट करने तक जो भी मौजूदा समय है उसमें बड़ी कटौती की जाए, ताकि कोयले की जो सप्लाई है पावर प्लांट्स को वो भी कम समय में हो और पावर प्लांट्स की तरफ से जो बिजली की सप्लाई है संबंधित राज्य को वो भी कम से कम समय में हो सके। जो दूसरा बदलाव किया गया उसके हिसाब से अगर कोयले की सप्लाई किसी महीने में ज्यादा हो जाती है, किसी महीने कम हो जाती है, तो उसको अगले महीने से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वालिटी की जहां तक बात है, सैंपलिंग की बात है, उसके लिए CIMFR या फिर किसी इम्पैनल थर्ड पार्टी जो एजेंसी है उसके सर्टिफिकेशन के आधार पे जो क्रेडिट और डेबिट नोट्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फंड जुटाने के लिए येस बैंक की लगातार कई प्राइवेट इक्विटी कंपनियों से बात चल रही है। किन कंपनियों ने हिस्सा खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है और कौन इस रेस से बाहर हो रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल्स हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, येस बैंक की डील बहुत ही जल्द अनाउंस हो सकती है और हमें जो जानकारी मिली है उसके
है। साथ ही साथ यस बैंक ने ऑप्शंस ओपन रखे हैं कि बाकी जो पी प्लेयर्स हैं उनसे भी बातचीत की जाए। जो प्लान है वो यही था कि 5 से 10% तक का हिस्सा बिक्री करके पूंजी जुटाया जाए। यस बैंक ने जनवरी के महीने में अनाउंस किया था कि 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना है और इसके बाद वो मल्टीपल ऑप्शंस की तलाश कर रहा था। हमें बैंक की सूत्रों से ये भी पता चला है कि बाकी जो ऑप्शंस हैं QIP, GDR, ADR और FCCB बॉन्ड्स, इन तरीकों से भी पूंजी जुटाई जा सकती है और इसके लिए वो मल्टीपल ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, लेकिन फाइनल जो डील अनाउंसमेंट है वो 1 महीने के अंदर हो सकती है। जिसका डर था वही हो गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके पहले यूपी और हरियाणा के कई जिलों में भी मास्क को दोबारा अनिवार्य किया गया था। क्या है ये पूरी खबर, हमारे सहयोगी दानिश आनंद दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ये सामने आया है कि दिल्ली में मास्क मैंडेट जो है, यानी कि मास्क को पहना एक बार वापस अनिवार्य होने वाला है। और DDMA की मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है उसके मुताबिक जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 500 रुपये का चालान लगेगा। पहले दिल्ली सरकार 2000 का चालान करती थी, लेकिन अब 500 रुपये का चालान करेगी अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे। इसके अलावा स्कूल्स को लेकर कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया गया है। फिलहाल स्कूल्स ओपन ही रहेंगे, उनको बंद करने का डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। स्कूल्स के लिए एक स्पेशल SOP और गाइडलाइंस तैयार करी जाएंगी और इसके लिए दिल्ली सरकार एक कंसल्टेटिव ग्रुप बनाएगी और एक्सपर्ट से सलाह लेगी और एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द ये SOP और गाइडलाइंस रिलीज करी जाएंगी स्कूल्स के लिए। इसके अलावा कल दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था कि दिल्ली में जितने भी पॉजिटिव कोविड सैंपल्स होते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे भेजा जाएगा, ताकि ये पता लग पाए कि जो एक और सर्ज अभी हमको दिख रही है उसके पीछे कौन सा वेरिएंट है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो DDMA की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। दिल्ली में अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे ऑर्डर के पास होने के बाद तो आपको 500 रुपये तक का चालान देना पड़ेगा और स्कूल्स को फिलहाल बंद नहीं करने का अभी फैसला लिया गया है।